अगर सत्तू अच्छा है, ताकतवर है, सेहत के लिए अच्छा है, तो मैगी में सत्तू थोड़ा मिलाइए तो इनकी समझ में सत्तू भी आएगा और मैगी भी आएगी। बहुत बड़ी बड़े शब्द, बड़ी बड़ी बातें एक ही दिन में चाहते हैं। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, एक ही दिन में चाहते हैं कि वो बेचारा जो 12वीं 13वीं बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जिस बेचारे ने बहुत कुछ उसे पता ही नहीं है, ना उसने कुआं देखा है, ना रहट देखी है, ना मशक देखा है, ना बम्बा देखा है, उसने देखा ही नहीं है। उसको जब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते तो वो भाग जाता है, कहता है नहीं समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने 25 साल नौकरी की है, इसलिए मुझे पता है हेडलाइन में बात करनी चाहिए। सिर्फ हेडलाइन से पूरी स्टोरी समझ में आ जाए, इतनी ही आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। और जब आप इनको समझा देते हैं तो इनको यह समझ में आ जाता है कि युवा का मतलब 72 साल होता है, 46 साल नहीं होता। और ये उस युवा की डेफिनेशन समझ जाते हैं कि युवा यहां से होता है, उम्र से नहीं होता। पैंट में हाथ डाल के जेब से हाथ बाहर निकालना, कुर्ता फाड़ लेना, मंदिर चले जाना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बावलापन करते को कुछ नहीं। ये समझ गए हैं कि युवा कौन है। तो आप कैसे अपनी बातों को रखें। तो मेरा और आरएसएन तमाम सारे लोगों का काम सिर्फ इतना ही है कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र के सामने जो चुनौती है वो हमारा कंसर्न है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश खतरे में नहीं है, राष्ट्र खतरे में है। और राष्ट्र इसलिए खतरे में है कि हम सबका जीवन, आज का, कल का, सुबह से लेकर शाम तक हम संविधान लेकर नहीं जीते। घर में संविधान लागू नहीं होता हमारे। हर वक्त संविधान की धारा नहीं लेके चलते कि ये धारा पिताजी ने चाटा मारा तो धारा ये लगेगी, मम्मी ने प्यार किया तो धारा ये लगेगी। ये नहीं होता है। देश को सरकार चलाती है, उसके इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, राष्ट्र को समाज चलाता है। और आप समाज हैं। अगर आप अपनी संस्कृति, अपने सरोकारों, अपनी पहचान पे आपको कोई एहसास से कमतरी है, कोई इंफर्टी कॉम्प्लेक्स है, सरकारें कितनी बड़ी बन जाएं, बड़ों सारे राफेल खरीद लिए जाएं, बड़े सारे पुल बना दिए जाएं, सड़कें बन जाएं, हवाई जहाज बन जाएं, वो राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए एक कोशिश की और सिर्फ इतना ही किया कि उस कैलेंडर के माध्यम से सारे तथ्यों को रख दें। लंबी लड़ाई लड़ी। कभी कभी लड़ाइयां दुनिया को लगती हैं बड़ी बेकार की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लड़ाई लोग अपने लिए लड़ते हैं। हमने वो लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी है, आपके लिए लड़ी है। पूरी पार्लियामेंट में जो पास हुआ उसको निकाला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिखाया जाकर के कि आप ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास तथ्य हैं, फैक्ट हैं, तो कितनी से ताकतवर आदमी आपके साथ झुक जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने कहा कि 1957 के अंदर पार्लियामेंट की ये डिबेट है, उसके बाद ये सर्वसम्मति से पास हुआ था। भारत का कैलेंडर सत-संवत से नहीं छप रहा, ये सरकार की गलती है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए सरकार इंपॉर्टेंट है या संसद में पास किया हुआ कानून इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सरकार बदलती रहती है, जो वहां कानून पास होते हैं वो नहीं बदलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सारे डॉक्यूमेंट दिए, वो कन्विंस हो गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया देश के सारे बैंकों को और कहा कि जो भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन आता है, वो भारत के किसी कोने में कोई भी नागरिक अपना चेक सत-संवत की डेट से देगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक विदेशी कंपनी है जिसका आजकल हम लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, उनको लग रहा था कि अभी भी नेहरू जी बैठे हैं दिल्ली में। वोडाफोन कंपनी ने चैलेंज किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने लोअर कोर्ट में चैलेंज किया, 7,000 रुपए का फाइन लगवाया। हाई कोर्ट में चैलेंज किया, 1 लाख का फाइन लगवाया। उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली और कहा कि हम वोडाफोन का चेक भी सत-संवत से एक्सेप्ट करेंगे। हमने कुछ और नहीं किया, कोई करोड़ों रुपया इसमें खर्च नहीं हुआ। और ऐसे तमाम कामों के लिए राष्ट्र में अगर आप किसी से कहते हैं तो मुझे लगता नहीं कि इस देश में लोग इतने गरीब हैं, इस कामों के लिए बड़े अमीर हैं। इसलिए मैं आपकी
सिर्फ उसके लिए ये कैलेंडर इसलिए लाया हूँ ताकि आप इसको पढ़ लें। इसमें हमने तमाम सारे जितने भी बैंकों को नोटिफिकेशन हुआ है उसका भी डेट टाइम सब डाला है, और भारत की पार्लियामेंट के अंदर जो पास हुआ वो भी हमने लिख दिया ताकि किसी को कोई शक न रहे और वो ये देख सके कि क्या लिखा हुआ है। वो इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उन्होंने उसमें पार्लियामेंट के अंदर जो पास हुआ है पूरा उन्होंने डेट टाइम समेत लिखा है, और उसके बाद में हमने उनसे कहा कि भाई आप लिखें, कैलेंडर छापें, लेकिन इस कैलेंडर के अंदर कोशिश करें कि जो भारत में आर्किटेक्चर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के जो लोग खजूर तोड़ रहे थे 1400 साल पहले, उनके बारे में बताया गया कि देयर इज इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम की चिड़िया मिलती कहाँ है? वो क्या करते हैं? वो 1400 साल से एक ही काम कर रहे हैं। वो रामलाल शर्मा जी के मकान पे कब्जा करते हैं और नेम प्लेट बदल के लगा देते हैं, कहते हैं ये हमारे पुरखों का मकान है। और इसकी ताजा मिसाल आज की जनरेशन को देना चाहता हूं। अभी टर्की के अंदर एक चर्च था, अब आप मुझे बताइए उस चर्च को आपने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, 5 जनरेशन के बाद बताएंगे देखा इस्लामिक आर्किटेक्चर क्या था। तो ये जो ताजमहल है, ये कुतुब मीनार है, इसे इस्लामिक आर्किटेक्चर बता रहे हैं। और वो हैदराबाद का जोकर कई बार कहता है हम जब यहां से जाएंगे तो ताजमहल भी ले जाएंगे, हम जो है कुतुब मीनार भी ले जाएंगे। तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हारे कुतुब मीनार और ताजमहल इतने ही इस्लामिक आर्किटेक्चर थे तो सऊदी अरब में एक आध दिखाओ कहां बनाया है तुमने। वहां तो एक चौकोर बना रहे, उसी से सर मार रहे हो। कहां है? तथ्यों पे बात करो ना यार, झूठ चल रहा है इस देश में। इसलिए मैंने कहा कि सत्ताओं ने अपने निजी स्वार्थ के लिए देश के इस राष्ट्र को दांव पे लगा दिया। पार्टियां आती हैं जाती हैं, हजारों सत्ताएं आई चली गई भाई। अब आप हमारे यहां अहिल्याबाई होलकर 10 साल में जिनकी शादी हुई हो, 30 साल उन्होंने इंदौर पर राज किया हो, एक बड़ी शख्सियत हो जिसके बारे में इतनी बातें बताई। तो हमारे लिए, आज के युवाओं के लिए, आज की बच्चियों के लिए, आज के नौजवान लड़कों के लिए जो संकट है वो ये है, अहिल्याबाई होलकर के बारे में नहीं बताएंगे, जीजाबाई के बारे में नहीं बताएंगे, लड़कियों को बताएंगे कि तैमूर की अम्मी ही जो है खूबसूरती की परिभाषा है। अब उन बेचारियों का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने जिन्हीं को देखा है, तो ये खूबसूरती की परिभाषा ये समझ रहे हैं। अगर फिल्मों से भी आपको प्रोत्साहित होना है, अगर वहां से भी कोई चीज आपको लेनी है, तब भी आपके पास कम से कम 2012, 13, 14 के बाद से ऐसे इस देश में हालात बने हैं कि आप उनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं। अगर खूबसूरती की निशानी आज की युवा किसी बच्ची को ढूंढनी है तो बाहुबली की देवसेना भी तो खूबसूरत है। और ये पीछे बाल गिराने वाले बाल, एयरपोर्ट पे अपना चेकिंग कराने वाले लोग, माई नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, अगर यही बनना है हिंदू पुरुषों को तो बाहुबली बनने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप इन्हीं फिल्मों से भी प्रेरणा लेते हैं, आपके पास हैं ऐसे आइकॉन, इसलिए अपने नरेटिव को सही कीजिए, अपने आइकॉन को सही कीजिए, आप दुनिया में जहां थे वहीं पहुंचेंगे। अपने अंदर अननेसेसरी, जरूरत से ज्यादा कुंठा मत पालिए कि हम ऐसे थे वैसे थे। आप ऐसा कुछ नहीं थे, चंद लोगों ने अपने एजेंडे के लिए आपको इस तरीके की पोजीशन में लाया। और अब जो कई सारी बातें सिंह साहब ने कही हैं, उसमें मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। अभी तीन दिन पहले मैं गोधरा में था। आप सब लोग गोधरा जानते हैं कहां है, पूरा देश जान गया गोधरा, उससे पहले नहीं जान रहे थे। हर घटना के पीछे इतनी बड़ी घटना होगी तब राष्ट्रवादी या सनातनी जानेंगे, ये मेरे लिए दुख का विषय है।
अगर आप इतना स्लो चलेंगे, जो ताकतें पिछले 1400 साल से इस फलसफे पे चल रही हैं कि एक पैगंबर की देख रेख में एक युद्ध लड़ा जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा, उनकी हदीस कहती है, जो इंटरप्रिटेशन है कुरान की, वो ये कहती है कि जब तक भारत की भूमि पर इस्लामिक झंडा कंप्लीटली नहीं फैल जाता, यानी ग़ज़वा-ए हिंद की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये जो लोग कश्मीर की घटना को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित ही तो मरे हैं यार, 2500 ही तो मरे हैं, 5 लाख ही तो भाग के गए हैं, ये कश्मीरी हिंदू पंडित नहीं मरे हैं। ये 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों का उनकी पूजा पद्धति के कारण जो पलायन हुआ है, ये नहीं है, ये ग़ज़वा-ए हिंद का एक मुसलसल चलने वाला सिलसिला है। जो अब आप आसाम में देख रहे हैं, जो आप बंगाल में देख रहे हैं, जो आप केरल में देख रहे हैं, जो आप दिल्ली में कभी अंकित शर्मा की हत्या होती है, कभी निकिता की हत्या होती है, यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। रामपुर नहीं रहा, संबल नहीं रहा, मुरादाबाद नहीं रहा, आजमगढ़ नहीं रहा, अलीगढ़ नहीं रहा, ये तमाम शहरों की जनसंख्या 70% क्रॉस कर गई है। ये जो एक साइलेंट बीमारी है जो पता नहीं चलती और हम लोग कहते हैं नहीं कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, ये डायबिटीज की तरह है। और जब आपको पता चलता है, जब आप होश संभालते हैं, तब तक आपके हाथ से बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। 71 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ आपको ध्यान देना है, उन्होंने कोई चीज आपसे नहीं छुपाई, वो कोई चीज छुपा के नहीं कर रहे, हमारे देखने का चश्मा जो है उसका नंबर गलत है, वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। और इंदौर के लोगों को तो इसलिए पता होना चाहिए कि आप ही के शहर का एक बहुत ही खूबसूरत शायर था जिसकी भी हाल में ही मौत हुई है, आप ही के शहर का था, वो तो खुलेआम आपसे बात कर रहा था, आप सुनने नहीं चाहते थे। उसमें उसकी गलती नहीं है भाई, वो अपने इरादे, अपने मंसूबे बहुत दिन से लगातार कह रहा था, आप सुनना नहीं चाहते थे। इससे ज्यादा भी कोई आपको कोई करेगा कि रोज आपको जगाए और आप उस पर ताली बजाएं, आप उस पर खुश हो और आपको ये लगने लगे नहीं भाईचारा है। कश्मीर में भी बड़ा भाईचारा था, कश्मीरियों को भी बड़ी आदत थी भाईचारे की, ये किस दिन चारा हो गए पता ही नहीं चला। और जब तक ये होश संभाल दे तब तक इनकी हजारों, इतने 700-800 हजारों साल की जो इनकी सभ्यता थी, परंपरा थी, जो ज्ञान था, सब उड़ गया। अब वही कश्मीरी जिनके 10-10 कमरों के मकान थे, 50-50, 100-100 एकड़ में सेब के बाग थे, उन्होंने कश्मीरियों ने कभी आज तक किसी मुसलमान को शायद ऊंची शब्दों में बात तक नहीं की होगी, कभी उनको इस्लाम को लेकर गाली नहीं दी होगी। इनसे ज्यादा कोई सेकुलर हो सकता है? इन्हें छोड़ो, इनको मारा इसीलिए गया कि इनकी उपासना और पूजा पद्धति उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को, उन्होंने मोहम्मद इकबाल को एक मुसलसल न चलने वाले सिलसिले से कन्वर्ट कर दिया। एस के कौल साहब दिल्ली में मेरे पड़ोसी हैं, इनसे पूछिएगा, आपके इंदौर से ज्यादा जुड़े हुए हैं, ये इनका 7वीं बार पलायन हुआ है, 7th टाइम। ये कभी नहीं मानते थे कि ऐसा होगा, लेकिन जिन फोर्सेस ने फारूक अब्दुल्ला के दादा परदादा को, जो कौल ब्राह्मण थे, उन्हें कन्वर्ट करके शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला बना दिया। जो मोहम्मद इकबाल के पूर्वज सप्रू ब्राह्मण थे, उन्हें लगा यार ये नहीं कन्वर्ट हो रहे, हमारी इतनी लंबी मेहनत के बाद ये नहीं कन्वर्ट, तो वो नहीं कन्वर्ट कर पाए तो उन्होंने कहा आखिरी रास्ता, जिसे डायरेक्ट एक्शन कहती थी मुस्लिम लीग। एक ही रात में उन्होंने कहा ये कन्वर्ट हो ना हो, इनको मारो, इनको लूटो। इनके पड़ोसियों ने लूटा है, इनकी बहनों और माओं ने जिन बच्चों को मुसलमानों को पढ़ाया उन्होंने बलात्कार किया। इनके पड़ोसियों ने आतंकवादियों को बताया कि जो ऊपर छत पे ड्रम रखा है इसको खोल के देखो, इसमें बैठा हुआ है। पड़ोसियों ने इशारे करके बताया और उन आतंकवादियों ने
वापस लौटे और ड्रम में गोली चलाई। उसमें कोई एक बेचारा कश्मीरी छुपा हुआ था, उसका ब्लड उससे बाहर निकला। चावल का ड्रम था, उस चावल से सने हुए, खून से सने हुए चावल को वो लेके नीचे आया और उसकी बीवी के मुंह में ठूस दिया।